छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक महावीर इंटर कॉलेज दीपक सिंह। और जैसा कि हम लोग कक्षा 11 से ही उद्यमता का विकास पढ़ रहे हैं, अब इसमें हम उद्यमता अभिप्रेरण को समझते हैं कि उद्यमता अभिप्रेरण क्या है। तो उद्यमता प्रेरण का मुख्य रूप से आप अर्थ समझें कि प्रबंधक का सर्वप्रथम ये काम होता है कि वो अपने अधीनस्थ कार्य करने वालों को अभिप्रेरित करे किसी काम के लिए, और वह निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य को जिससे कि उसका कर्मचारी प्राप्त कर सके। चाहे आप स्वरोजगार में हों या नौकरी कर रहे हों, ये काम आपको हमेशा हर जगह करना होगा। तो इसे 5-10 लाइन में आपको लिखने को आता है। 2 नंबर का सवाल रहता है। और इसमें इच्छाएं और आवश्यकताएं में अगर समझें इस टॉपिक पे, तो मानव की इच्छाएं और आवश्यकताओं को देखा जाए तो वो प्राथमिक और द्वितीयक होती हैं। तो जैसे प्राथमिक मनुष्य जन्मजात पैदा होता है तो उसे भोजन, निद्रा, पानी, आवास और यौन इच्छा होती है। और द्वितीयक आवश्यक में अगर आप देखें तो ये एक सहचर्य कार्य होता है, लोगों के साथ मिलकर कार्य करके ज्ञान, प्रतिष्ठा, ये चीज़ें प्राप्त करनी होती है। और इसकी संतुष्टि की कोई सीमा नहीं होती है, आप कार्य कितना ही करें, ये आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। और इसकी विशेषताएं अगर देखें तो अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है, और संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। उसका एक भाग नहीं होता है कोई कि आँख उसके अभिप्रेरित हो या नाक अभिप्रेरित हो, पूरा मनुष्य का शरीर ही अभिप्रेरित रहता है। जैसे मैं ही स्कूल जाता हूँ तो मेरा पूरा शरीर स्कूल के प्रति अभिप्रेरित रहता है। आर्थिक क्रियाएं में आप मजदूरी, वेतन, बोनस, पुरस्कार, लाभांश, सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरण का सीधा अर्थ मानवीय संसाधनों से होता है, और ये हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कोई ऐसा नहीं कि ये आपके जवानी में रहेगी और बुढ़ापे में नहीं रहेगी, ये हमेशा रहती है। और अभिप्रेरण की विधियां हैं। किसी को आप अगर प्रेरित करते हैं तो वित्तीय प्रेरणा देते हैं उसको, मजदूरी, फंड, प्रोविडेंट फंड, अवकाश वेतन, पेंशन, मनोरंजन, क्लब, ये होता है। और उसके साथ नौकरी की उसको सुरक्षा देते हैं। पुरस्कार के साथ उसको दंड की भी सुविधा होती है। पदोन्नति की अवसर उसको दिया जाता है। न्याय भी उसके साथ किया जाता है। प्रतिष्ठा उसको मिलती है। ऊंच नीच कई वर्गों में हमारा समाज बटा हुआ है, तो इसमें अच्छी प्रतिष्ठा के लिए उसको हम अभिप्रेरित करते हैं। सुयोग्य और न्यायप्रिय, निष्कपट और उदार नेतृत्व बनाने के लिए उसको हम संदेश देते हैं, प्रेरित करते हैं। और सफल अभिप्रेरण के लिए आवश्यक तत्व अगर देखा जाए तो व्यक्ति जो है सबसे पहली चीज़ है, फिर उसका कार्य है, और कार्य परिवेश है, किस परिवेश में वो कार्य कर रहा है। ये अभिप्रेरण में ये इसके तत्व हैं। इसी में आप रहेंगे तो अभिप्रेरित कर पाएंगे। और उद्यमता अभिप्रेरण ये 2 शब्दों से मिलके बना है, उद्यमता, धन, अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का अर्थ तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि मोटिवेशन होता है किसी को, और उद्यमता का अर्थ एक तरह से धनोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य की जीवन को सुनियोजित पद्धति से जीना। ये उद्यमता होती है कि आप पैसा इस तरह से कमाएं कि वह जो है आपको मान सम्मान भी दे और आपका पालन भी करे। और उद्यमी वास्तव में आज की डेट में अगर देखा जाए तो समाज का सच्चा नायक है। अगर उद्यमी है तो वो 10 आदमियों को रोज़गार देता है, तो वो अच्छा सच्चा नायक है। वेतनभोगी तो सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें हम एक चीज़ पूछता है, बूम का सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत 3 बातों पर आधारित है: संयोजन शक्ति, आकांक्षा शक्ति तथा व्यक्ति द्वारा चुनी गई क्रिया। ये बूम का सिद्धांत है। और इसके आगे और हम देखें इम्पॉर्टेंट में, तो ये 2-2 नंबर का सवाल आपको वही पूछेगा, अभिप्रेरण से आपका क्या ही आशय है। उद्यमी कौशल, मतलब जो कौशल विकास आजकल चल रहा है, तो उद्यमी का कौशल क्या होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर छोटी फैक्ट्री भी, आप एक राइस मिल भी रखते हैं, तो आपके अंदर कौशल होना चाहिए। कौशल, कुशलता, देखिए कुशलता आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुशलता आपको होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको जोखिम उठाने की चुनौती को भी स्वीकार करना चाहिए। तो ये चीज़ें उद्यमी के कौशल के अंतर्गत आती हैं। उद्यमता अभिप्रेरण से क्या आशय है, ये सवाल फिर आपको पूछता है। और उसके बाद स्वयं के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए
4 प्रश्न पूछिए। तो अपने बारे में अगर आंकड़ा करना है तो क्या मैं कोई उद्योग आरंभ करने की क्षमता रखता हूँ? क्या मैं नौकरी कर सकता हूँ? क्या मुझ में जोखिम उठाने की क्षमता है? क्या मेरे अंदर आत्मविश्वास इतना प्रबल है? क्या मैं श्रम कर सकता हूँ? ये आप अपने बारे में सवाल पूछ सकते हैं। और उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और अगर आप देखें तो अभिप्रेरण का अर्थ क्या है, अक्सर इसमें यही पूछा जाता है, अभिप्रेरण का अर्थ क्या है, उद्यमता का अर्थ क्या है। और आइए दूसरा चैप्टर लेते हैं, उद्यम चलाने की क्षमता। अगर कोई आप उद्यम लगाते हैं, परियोजना का अर्थ लगाते हैं, परियोजना कुछ भी हो सकती है, गांव में अगरबत्ती बनाने से लेकर थर्मल पावर प्लांट बनाने तक का अगर परियोजना है तो उसका अर्थ यही है कि यह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और इस संबंध में समस्या भी आती है तो किसी संस्था में निश्चित समय पर सेवा प्रदान करने के लिए जो अनुबंध मिलता है उसे परियोजना कहते हैं। एक लाइन में प्रोजेक्ट को आप एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन कर सकते हैं कि परियोजना का अर्थ यही है। और कई वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि परियोजना एक गतिविधि प्रणाली होती है जिसके संसाधन से कोई निर्दिष्ट मात्रा में एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत कोई कार्य पूरा किया जा सके। जैसे आप थर्मल पावर प्लांट एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसे अगर आपको बनाना है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कम समय में आपने बना दिया, राइस मिल भी कम समय में बना लिया, तो आपका अगर 1 महीना बचा तो उतने 1 महीने में आपका चावल उतना ज़्यादा कूटा जाएगा तो वो आपका एक्स्ट्रा फ़ायदा हो जाएगा। और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो ये उद्यम परियोजना के लाभप्रद को दर्शाता है। मतलब ये आपका जैसा उद्यम होगा, जैसे किसान खेती कर रहा है तो अगर अगेती उसने धान बो दिया तो बाद में उसको जल्दी धान मिल जाएगा, पैसा भी अच्छा मिलेगा, तो उसको लाभप्रद होगा उसके लिए। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि उद्यमी स्वयं के आंतरिक उत्साह से, मतलब अति उत्साह के कारण वो बहुत से चीज़ों को छोड़ देता है और अपनी गलतियों पर ध्यान भी नहीं देता, जिसका उसको खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। अब इसके मूल्यांकन अगर आप करने चलेंगे किसी परियोजना का, चाहे आप नमक बना के उसकी मार्केटिंग करने चलेंगे तो पहले चीज़ आपको मार्केट और बाज़ार के बारे में पता करना पड़ेगा। दूसरा, सामग्री आपको पता करनी पड़ेगी कि कच्चा माल हमारे पास है कि नहीं। जैसे थर्मल पावर प्लांट बायोमास का बनाना है तो धान की भूसी हमारे आसपास है कि नहीं, या आप अगर आलू की चिप्स बनाने जा रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि आलू हमारे आसपास है कि नहीं। तीसरी चीज़ पूंजी होती है। पूंजी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण है कि पूंजी आप प्रोडक्ट की कीमत आप निर्धारित करेंगे किस तरह से, प्लांट मशीन के लिए भूमि भवन किराए पर लें चाहे अपनी लें। तीसरा, मशीनरी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मशीन आपका कहाँ है, और अगर आप काम भी कर रहे हैं तब भी वेतनभोगी होके, या अपना लगा रहे हैं तब भी, दोनों दशा में आपको मशीनरी का जो है निर्माण संस्था से आपका अच्छा व्यवहार संबंध रहना चाहिए, ताकि वो आपका उसका एक नट बोल्ट भी आपको मिल जाए। श्रम शक्ति में यहाँ अर्थ है कि भारत एक विकासशील देश है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ श्रम का कोई महत्व ही नहीं है, और यहाँ शिक्षित अशिक्षित दोनों व्यक्ति हैं। तो इस पे आपको जो है अपने कर्मचारियों को भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, बोनस, कर्मचारी राज्य बीमा जो है, ये सब की बातों को ध्यान देना होगा। और परियोजना का चयन करते समय आपको कुछ निम्न बातें ध्यान देनी होती हैं। जैसे उद्यमी को परियोजना चयन समय अपनी योग्यताएं देखनी चाहिए, सीमाएं देखनी चाहिए, कार्य क्षमता देखनी चाहिए, और किसी एक अवसर का चुनाव करना चाहिए, और उचित अवसर की हमेशा खोज करती रहनी चाहिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोजेक्ट की प्लानिंग, जैसे परियोजना का प्रोजेक्ट का प्लानिंग क्या है, तो एक नया व्यवसाय प्रारंभ करना है तो उसके सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि परियोजना में कितनी पूंजी लगाएं। तो प्लानिंग मतलब अगर अंग्रेजी में कहें तो प्लान योर वर्क देन वर्क ऑन योर प्लान, मतलब पहले अपने प्रोजेक्ट को प्लान करो फिर उस पर काम करो। तो यह इसमें पूंजी का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसके अंदर कार्यशील पूंजी होती है, जैसे कि आपने राइस मिल लगा लिया तो मशीनरी में तो अस्थायी पूंजी हो गई, लेकिन कार्यशील पूंजी भी होनी चाहिए आपके पास ताकि आप ले सकें। इसके लिए सरकार से आर्थिक सहायता भी आपको मिलती है, कच्चा माल प्राप्त करने में आसानी होती है, उद्योग का पंजीकरण जो कराना बहुत ज़रूरी होता है, उद्यमी का एक निश्चित भविष्य भी होता है। देखिए, किसान भी एक उद्यमी है, आपके पिता भी काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, तो उनके अंदर उद्यम है, वो सवेरे उठ के अपने खेत की तरफ जाते हैं। तो उसी तरह से हर कर्मचारी, चाहे वेतनभोगी हो चाहे जो हो, वो भी सवेरे उठ के नहा धो के अपने नौकरी पर जाता है। तो किसान और वेतनभोगी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है,
और भारतीय कृषि तो एक जुआ है, लेकिन वेतन भोगी लोग जो है आजकल उस पर ज़्यादा ही आप निर्भर हैं। तो ये ऐसा ना करें, आपके पास उद्यम भी आपका एक बढ़िया रोज़गार है। और परियोजना का निर्धारण अगर आप करें तो राजकीय 1949-50 में कुटीर उद्योग का भी परिभाषित किया गया था कि कुटीर उद्योग एक जो है, आप गांव में देखते होंगे लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, ये कुटीर उद्योग है आपका। और ये थोड़ी पूंजी में शुरू हो जाने वाला है, बढ़ई है वो भी एक थोड़ी पूंजी में अपना चला लेता है। तो कुटीर उद्योग ग्रामीण उद्योग से संबद्ध रहते हैं। और लघु उद्योग का मतलब है ये राजकोषीय आयोग ने 1949-50 में इसको शुरू किया था। इसमें संख्या मजदूरों की 10 से 50 होती है। जैसे राइस मिल है आपकी या आटा की मिल है, ये लघु उद्योग है। और बड़े पैमाने से आशय हो जाता है कि 5 करोड़ से ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया थर्मल पावर प्लांट 70 करोड़ का हो सकता है, 30 करोड़ का हो सकता है। गाजीपुर में तो आपके लिए है ही है, अफीम फैक्ट्री भी है। ये बड़े पैमाने के उद्योग का आशय है, इसमें 5 करोड़ से ज़्यादा की पूंजी लगती है। और बैंक की उद्योग में सहायता, तो बैंक उद्योग को ऋण भी देता है, परामर्श भी देता है। और जिला उद्योग कार्यालय आपका हर जगह है, ये हर ज़िले में है। 1 मई 1998 में यहाँ से आके आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को दे सकते हैं और वहाँ से फिर पास करा सकते हैं। इसमें आपको जिला उद्योग आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करेगा, कच्चा माल मतलब परामर्श देगा कहाँ मिलेगा, और शिक्षित बेरोजगारों से मिलाएगा, जो लोग लगा चुके हैं उनसे मिलाएंगे। ये सारा काम जिला उद्योग का है। मैं आपको इसका पेज भी व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ ताकि आप इसको पढ़ के और भी अच्छा समझ सकें। परंपरागत पूंजी और उद्यम पूंजी में क्या होता है? परंपरागत पूंजी का आशय मनुष्य द्वारा उस धन से है जिसका प्रयोग अधिक मात्रा में धन का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, तो वो परंपरागत पूंजी है। और उद्यम पूंजी है वो है कि जो व्यावसायिक उपक्रम में धन को विनियोजित करते हैं, जो आप लोन वगैरह लेते हैं और उसमें जोखिम भी रहती है, तो ये आपकी उद्यम पूंजी कहती है। राज्य वित्त निगम के कार्य क्या हैं? वही उद्योग के लिए, उद्यमियों के लिए भूमि, भवन, मशीनरी आदि के लिए ऋण देना, मशीन क्रय करने के लिए भुगतान की गारंटी देना, जनरेटिंग सेट लगाना, वित्तीय सुविधा प्राप्त करना। उद्यम के विभिन्न चरण क्या हैं? आप किसान को दिमाग में रख के काम करें या अपना भी रख के करें तो उद्योग का आपको चुनाव करना होगा। धान का बोना है कि गेहूँ बोना है, वही चीज़ है आपका। आपको राइस मिल लगाना है या फ्लोर मिल लगाना है। उत्पाद का चयन आप वही चीज़ करें। आटा बनाना है या चावल का चूरा बना के उसकी नमकीन बनाना है। परियोजना का निर्माण मतलब ये चरण है उद्यम का। तो परियोजना का निर्माण है कि उद्यम की स्थापना के पहले उसकी पूर्व रूपरेखा तैयार कर लेना और पंजीकरण और लाइसेंस बनवा लेना। दूसरा, 5वां, कारखाने का स्थान, कहाँ आप लगा रहे हैं कारखाना। जैसे धान किस खेत में लगा रहे हैं, वो इसी तरह से कारखाना आप कहाँ लगा रहे हैं, ताकि वहाँ आसपास कच्चा माल, मजदूर, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएं। और चयनित उद्योग की योजना, वित्तीय सहायता आपको लेना होगा, कच्चे माल की आपूर्ति लेना होगा। विपणन की व्यवस्था, देखिए विपणन क्या है? मार्केटिंग करना। दवा है तो उसको हम लोग मार्केट करते हैं, और गेहूं है उसको 100 रुपया में, 1200 रुपया में उगाए और 1400 में बेच दिए, तो ये सेल है। तो सेल विक्रय करना और विपणन करना, दोनों में अंतर है। मार्केटिंग करना, जैसे टाटा वगैरह लोग अपने सामान की मार्केटिंग करते हैं, दवा की कंपनी मार्केटिंग करती है। अक्सर पूछ देता है विपणन और विक्रय में अंतर बताइए। तो विक्रय को आप समझिए आप गेहूँ बेच रहे हैं, और मार्केटिंग को समझिए आप दवा बेच रहे हैं। तो इस तरह से आप विक्रय विपणन को समझा सकते हैं। तो छात्रों, 2 चैप्टर ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर हमारा विपणन मार्केटिंग है भी, इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। छोटे क्वेश्चन में वही पूछेगा आपसे, परियोजना का क्या अर्थ है, कुटीर उद्योग का क्या अर्थ है, लघु उद्योग का क्या अर्थ है, बड़े पैमाने के उद्योग क्या अर्थ है, जिला उद्योग केंद्र का कार्य क्या है, परंपरागत पूंजी क्या है। तो वीडियो को मैं लंबा ना करते हुए आज के लिए इतना ही, 2 चैप्टर, और कल मैं 2 चैप्टर पढ़ा के इसको भी ख़त्म कर लूँगा। जून में हम लोगों ने जैसा सोचा है सामान्य आधारित विषय ख़त्म कर लेंगे। जुलाई में आप लोग आएंगे तो एडमिशन्स वगैरह ही होंगी। हम लोग तो क्लास तो अभी चल नहीं पाएगा कोरोना से, थोड़ा सा आप लोग कोरोना से बच के भी रहें। मेरी पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। मेनी थैंक्स छात्रों आज के लिए।